1884 गर्मियों की बात है। एक जहाज जो समुंदर में सफ़र कर रहा था, जिसका नाम था मैग्नोटे। उस जहाज पर 4 लोग थे। एक्सीडेंट के कारण जहाज डूबने लगा। वो चारों लोग एक लाइफ बोट पर चले गए। 3 दिन तक जो भी उस लाइफ बोट पर खाने के लिए था उन्होंने खाया। फिर किस्मत से एक कछुआ मिल गया, जिसे उन लोगों ने 2-3 दिन तक खाया। फिर वो भी ख़त्म हो गया। फिर कुछ समय बाद जब सारा खाना ख़त्म हो गया था, उन्होंने डिसाइड किया कि उनमें से एक को मरना होगा। तो उन चारों में से एक लड़का था जिसने समुंदर का पानी पी लिया था, जिसकी वजह से उसकी हालत ख़राब हो गई थी। उन तीनों ने डिसाइड किया और उन तीनों ने साथ मिलकर उस चौथे लड़के को मार दिया। उस लड़के का मांस खाकर और उसका खून पीकर वो 3 दिन तक जिंदा रहे। फिर उन्होंने एक जहाज को देखा और जहाज ने फिर उन्हें नोटिस कर लिया और उन तीनों की जान बच गई। जब वो किनारे पर उतरे तो उन तीनों को पकड़ लिया गया। तो जब उन्हें जज के सामने प्रेजेंट किया गया तो उन्होंने बोला कि अगर हम उसे मारकर नहीं खाते तो हम चारों ही मर जाते। तो ये जो भी हमने किया अपनी जान बचाने के लिए किया। तो सोचो, अगर तुम जज होते तो तुम क्या करते? तुम्हारा डिसीजन क्या होता? क्या उन्होंने सही किया या उन्होंने गलत किया? ये तुम्हें डिसाइड करना है। अगर तुम इस सिचुएशन का कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करोगे तो तुम्हें दिखाई देगा कि हाँ, भले ही एक आदमी की जान गई पर 3 लोगों की जान बच भी तो गई, वरना चारों ही मर जाते हैं। तो अगर तुम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के बेसिस पे जज करोगे सिचुएशन को तो हाँ, उन तीनों ने ठीक काम किया। या तुम ये मानते हो कि मासूम लड़के जिसने कुछ गलत नहीं किया हो उसे मारना गलत है? ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के बाहर की चीज़ है। रियल लाइफ ऐसी ही है, जहाँ बहुत सारी सिचुएशन आती हैं, जहाँ हमें ये पता नहीं होता कि कौन सही है कौन गलत, कौन सा काम करना सही है और कौन सा काम करना गलत। हर इंसान को कोई ना कोई जस्टिफिकेशन मिल ही जाता है अपने एक्ट को सही ठहराने के लिए। रेपिस्ट के पास रेप को जस्टिफाई करने के कारण है और मर्डरर को मर्डर करने को। तो सवाल ये खड़ा होता है कि अगर सबके पास अपने एक्ट्स के लिए जस्टिफिकेशन है तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये कैसे डिसाइड होता है कि सही कौन और गलत कौन? कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन तुम्हें दिखाई देते हैं उसके पीछे किसी ना किसी फिलोसोफर की फिलॉसफी छुपी रहती है। तो आज की हम वीडियो में बात करने जा रहे हैं यूटिलिटेरियनिज्म के बारे में। तो चलो दोबारा पहले एग्जाम्पल पर चलते हैं। अगर तुम फर्स्ट कैटेगरी से बिलोंग करते हो, यानी तुम्हें लगता है कि उन तीनों ने एक की जान लेके सही किया क्योंकि 3 की जान एक से ज़्यादा कीमती है, तो तुम यूटिलिटेरियन हो। तो सबसे पहले यूटिलिटेरियनिज्म की फिलॉसफी को स्ट्रक्चर और रीजनिंग दी थी जेरेमी बेंथम ने। उनके अनुसार इंसान हमेशा दर्द से दूर रहना चाहता है और सुख यानी प्लेजर की तरफ जाना चाहता है। तो वो सारे काम अच्छे हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुख दें और दुख से दूर रखें या कम करें। तो जेरेमी बेंथम कहते हैं इसी बात पे, द हाइएस्ट प्लेजर ऑफ मोरालिटी इज टू मैक्सिमाइज हैप्पीनेस एंड द ओवरऑल बैलेंस ऑफ प्लेजर एंड पेन। तो इसी फिलॉसफी पर चलकर उन्होंने बहुत सारे सॉल्यूशन दिए लोगों की खुशी बढ़ाने के लिए। उनमें से एक था कि जितने भी भिखारी सड़क पर हैं उन्हें हमें वहाँ से हटा देना चाहिए और उनके लिए अलग से जगह अलॉट कर देनी चाहिए जहाँ पर वो रह सके और वहाँ पे खुद पैसे कमा सके काम करके। और उसे जेरेमी बेंथम ने बोला सेल्फ फाइनेंसिंग वर्कहाउस फॉर द पुअर। तो उसके पीछे की रीजनिंग ये थी कि जब भी कोई भिखारी राह चलते लोगों को दिखता है तो उन लोगों का मूड खराब हो जाता है, जिसकी वजह से यूटिलिटेरियनिज्म का प्रिंसिपल टूटता है। तुम्हारे मन में ये सवाल आ सकता है कि अगर हम भिखारियों के साथ ज़बरदस्ती करेंगे तो भिखारियों को भी तो दुख पहुंचेगा, उनकी भी तो यूटिलिटी कम होगी। तो इस पे जेरेमी बेंथम बोलते हैं द सम ऑफ पेन सफर्ड बाय द पब्लिक इज ग्रेटर देन वॉट एवर द अनहैप्पीनेस इज फेल्ट बाय द बेगर हॉल्ड ऑफ टू द वर्क हाउस। यानी जेरेमी बेंथम के यूटिलिटेरियनिज्म में इंडिविजुअल राइट्स जैसी कोई चीज़ नहीं है। जो भी चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खुशी दे वही करना सही है, भले ही उससे कुछ लोगों को या माइनॉरिटी को दुख पहुँचे। जो मेजॉरिटी के लिए सही है वही सबके लिए सही है। एंशियंट रोम में कोलोसियम के अंदर क्रिश्चियंस को शेर के सामने फेंक दिया जाता था और जब शेर उन क्रिश्चियंस को खाता था तो वहाँ पे जो बैठ के लोग देख रहे होते थे उन्हें बहुत मज़ा आता था ये देख के, और वो बहुत ज़्यादा शोर मचाते थे, अपने राजा की तारीफ़ करते थे। तो तुम बताओ क्या ये सही कर रहे थे वो लोग कि एक क्रिश्चियन को फेंक दिया
बहुत सारे लोगों के प्लेजर के लिए है। तो तुम में से बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं ये तो गलत बात है भाई, किसी को नहीं फेंकना चाहिए, पर अकॉर्डिंग टू यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल ये काम सही है। क्योंकि ठीक है चलो माना कि एक क्रिश्चियन मर रहा है, एक क्रिश्चियन को बहुत दुख लग रहा है, यानी कुछ क्रिश्चियंस को बहुत दुख लग रहा है, पर ज़रा सोचो उन हज़ारों लाखों लोगों को कितनी खुशी मिल रही है। सो अकॉर्डिंग टू जेरेमी बेंथम यह फ़र्क नहीं पड़ता कि प्लेजर कहाँ से आ रहा है। यानी अगर तुम प्लेबॉय मैगजीन पढ़ के प्लेजर ले रहे हो या स्पिरिचुअल बुक पढ़ के, दोनों प्लेजर बराबर हैं अकॉर्डिंग टू जेरेमी बेंथम। प्लेजर और प्लेजर में कोई फ़र्क नहीं होता। इसी पॉइंट पर जेरेमी बेंथम को क्रिटिसाइज भी किया जाता है। और भी ऐसे सिचुएशन होते हैं जहां यूटिलिटेरियनिज्म फेल होता हुआ दिखता है। समझ लो जो हमारा खुफिया विभाग है रॉ, उसने एक टेररिस्ट को पकड़ा और उसे पता है कि मुंबई शहर में कहाँ बॉम्ब लगाए गए हैं। अगर उसने बता दिया कि बॉम्ब कहाँ है तो लाखों लोगों की जान बच जाएगी, वरना लाखों लोग मर जाएंगे। पर उस इंफॉर्मेशन को निकलवाने के लिए तुम्हें उस टेररिस्ट को टॉर्चर करना पड़ेगा। तो क्या तुम मानते हो कि उससे टेररिस्ट को टॉर्चर करना चाहिए? तुम में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि हाँ उस टेररिस्ट को टॉर्चर करो, और क्योंकि उससे लाखों लोगों की जान बच रही है। पर ये तुमने अप्लाई करके देखा, तुमने उसे एक्सट्रीम पॉइंट तक टॉर्चर होने दिया, फिर भी उसने कुछ नहीं बताया। फिर तुम्हें याद आया कि उस टेररिस्ट की एक बेटी है, पर उस बेटी का इस टेररिज्म से कुछ लेना देना नहीं है। पर तुम्हें पता है कि अगर तुम उसकी बेटी को टॉर्चर करोगे तो वो पक्का इन्फॉर्मेशन निकाल देगा। तो क्या उसकी बेटी को टॉर्चर करना सही होगा या गलत? ऐसी सिचुएशन में अच्छे से अच्छा यूटिलिटेरियन भी हार जाए या फिर हिल जाए। तो तुम्हें दिख रहा होगा कि किस तरीके से यूटिलिटेरियनिज्म जो जेरेमी बेंथम ने दिया उसके अंदर कमियां हैं। यह एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की तरह ही है या फिर उससे ज़्यादा कुछ नहीं। इसलिए जेरेमी बेंथम कहते हैं कि हम यूटिलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। यूटिलिटेरियनिज्म मोरालिटी का विज्ञान है। दैट्स व्हाट जेरेमी बेंथम क्लेम्स। तो हमने देखा कि जेरेमी बेंथम ने लगभग इंडिविजुअल राइट्स को नकार ही दिया था। फिर आते हैं हमारे जॉन स्टुअर्ट मिल। इन्होंने माना कि हाँ बेंथम चाचा इतना ज़रूर सही बोल रहे थे कि पेन और प्लेजर से डिसाइड करना चाहिए कि वो कोई काम सही है या गलत। पर कुछ मायनों में जॉन स्टुअर्ट मिल अलग थे, जेरेमी बेंथम थे। जॉन स्टुअर्ट मिल कहते हैं पीपल शुड बी फ्री टू डू वट एवर दे वॉन्ट प्रोवाइडेड दे डू नॉट हार्म अदर्स। कि अगर कोई इंसान किसी और को किसी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचा रहा तो उसका जो मन में आए कर सकता है, और कोई भी गवर्नमेंट उसे रोक नहीं सकती वो काम करने से, भले ही वो खुद को नुकसान ही क्यों ना पहुंचाना चाहे। एज लॉन्ग एज आई एम नॉट हार्मिंग एनीवन एल्स, इंडिपेंडेंसेस ऑफ द राइट इज एब्सोल्यूट over himself, over his body and mind, the individual is sovereign। तो समझ लो कहीं पर कोई ग्रुप माइनॉरिटी में है और मेजॉरिटी चाहती है कि उस माइनॉरिटी ग्रुप का ओपिनियन ख़त्म कर दिया जाए या माइनॉरिटी को ही ख़त्म कर दिया जाए, तो जेरेमी बेंथम कहेंगे व्हाई नॉट, क्यों नहीं। सोचो मेजॉरिटी को कितना प्लेजर मिलेगा अगर माइनॉरिटी ख़त्म हो जाए तो। प्लेजर ज़्यादा, पेन कम, जल्दी जल्दी काम पे लोगो, ख़त्म करो माइनॉरिटी को। पर मिल चाचा कहेंगे पेन और प्लेजर तो ठीक है पर माइनॉरिटी को परेशान मत करना। जब जॉन स्टुअर्ट मिल ने यह सुना कि जेरेमी बेंथम ने बोला है कि प्लेजर और प्लेजर में कोई अंतर नहीं होता, यानी तुम प्लेबॉय मैगजीन पढ़ो या कोई स्पिरिचुअल बुक पढ़ो, बात तो बराबर है, दोनों में अगर तुम्हें प्लेजर मिल रहा है तो। इसी को सुन के जॉन स्टुअर्ट मिल का दिमाग घूम गया। जॉन स्टुअर्ट ने बोला कि प्लेजर और प्लेजर में अंतर होता है, एक हायर प्लेजर होता है और एक लोअर प्लेजर होता है। कि समझ लो अगर एक साइड कैरी मनाटी गालियाँ लिख रहा है, गालियों से भरा हुआ रोस्ट लिख रहा है, और दूसरी साइड तुम हो एक पोइट्री लिख रहे हो, दोनों में डेफिनेटली कुछ ना कुछ अंतर होगा। इसी को जॉन स्टुअर्ट मिल ने हायर और लोअर प्लेजर बोला। तो किसी ने ये सवाल पूछ दिया जॉन स्टुअर्ट मिल से कि हमें पता कैसे चलेगा कि हायर प्लेजर कौन सा और लोअर प्लेजर कौन सा। तो इसका जवाब जॉन स्टुअर्ट मिल ने दिया कि जिन लोगों ने दोनों एक्टिविटीज़ को करके देखा है केवल वही डिसाइड कर सकते हैं कि हायर प्लेजर कौन सा है, लोअर प्लेजर कौन सा। जॉन स्टुअर्ट मिल ने बोला कि हमें लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस पर ध्यान देना चाहिए। पर जैसे ही उन्होंने ये बात बोली तभी एक सवाल उठा कि ये कैसे पता चलेगा कि लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस क्या है और क्या लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस में सही है और क्या गलत। और ऐसा भी तो हो सकता है कि कभी कभार लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस के लिए या लॉन्ग टर्म प्रोस्पेरिटी के लिए हमें इंडिविजुअल्स राइट की कुर्बानी देनी पड़े।
जॉन स्टुअर्ट मिल ने इसका जवाब दिया, नहीं, हम इंडिविजुअल राइट्स की कुर्बानी नहीं दे सकते, क्योंकि हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में हमें इंडिविजुअल राइट्स की कुर्बानी देने से फ़ायदा मिले, पर लॉन्ग टर्म में हमेशा नुकसान होता है। क्योंकि हो सकता है कि जो हमें लॉन्ग टर्म प्रोस्पेरिटी लग रही हो वो हकीकत में लॉन्ग टर्म प्रोस्पेरिटी हो ही ना, क्योंकि जो हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं वो केवल हमारे पास्ट का रिफ्लेक्शन होता है, और जो भी हम डिसीजंस लेते हैं फ्यूचर के लिए वो हमारे कस्टम, डॉगमास, रिलीजन, कल्चर से ही आ रहा होता है। अगर तुम्हारे डिसीज़न इन 3-4 चीज़ों से इन्फ्लुएंस्ड हैं तो तुम फ्री नहीं हो, और जब तुम फ्री नहीं हो तो तुम्हारी चॉइसेस भी फ्री नहीं हो सकती। और इसी बात पे जॉन स्टुअर्ट मिल बोलते हैं, द ह्यूमन फैकल्टीज ऑफ परसेप्शन, जजमेंट, डिस्क्रिमिनेटिव फीलिंग्स, मेंटल एक्टिविटी एंड इवन मोरल प्रेफरेंसेस आर एक्सरसाइज्ड only in making a choice. He who does anything because it is customs makes no choice.